या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डिता। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेके हाजिर हैं आप लोगों के सामने। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। उसमें आज टॉपिक है उन्मील परागणी पुष्प, अनुमील परागणी पुष्प। देखिए, आमतौर पर जो पुष्प की संरचना होती है, यानी सामान्य पुष्पों को यदि हम छोड़ दें तो सामान्य पुष्पों के अतिरिक्त जो पुष्प हैं वे दो प्रकार के हैं, एक उन्मील परागणी पुष्प और एक अनुमील परागणी पुष्प। ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, उन्मील परागणी पुष्प क्या है? उन्मील परागणी पुष्प वे पुष्प हैं जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब आवरण विहीन होते। अब जब आवरण विहीन होंगे तो जाहिर सी बात है वे बंद होंगे कि खुले होंगे। तो इसका उत्तर होगा इसमें कि वे खुले होंगे। कि कोई भी चीज जब अनावृत है यानी पैक्ड नहीं है, आवरण से युक्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो चीज खुली होगी। यानी वे पुष्प जिनके परागकोश और वर्तिका दोनों खुले होंगे यानी आवरण विहीन होंगे। और इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण होता है। जो नॉर्मली पुष्प होते हैं उनकी तरह इनमें पॉलिनेशन होता है और सामान्य पुष्पों में दोनों प्रकार के परागण की क्रिया होती है। स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। अगर पुष्प द्विलिंगी है तो स्वपरागण, अन्यथा परपरागण। ये बात आप याद रखेंगे। इसमें दोनों में अंतर जब पूछा जाता है तो यही बात होती है। उसमें यही बात होती है कि वही एक ही पॉइंट का अंतर है। वह अंतर है कि ये अनावृत होते हैं। फिर अनावृत मतलब बिना आवरण के, यानी ये खुले होते। इसमें आप लिख सकते हैं ये भी कि ये पुष्प वे पुष्प जिनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र सदैव खुले होते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है अनुमील में कि वे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं। सदैव बंद का मतलब है जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों सदैव बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्योंकि ध्यान रहे ये अनावृत नहीं बल्कि ये आवृत होते हैं। आवृत शब्द का यहाँ प्रयोग है। आवृत यानी ढके होते हैं और जाहिर सी बात है जब ढके होंगे तो इसका मतलब है बंद होंगे। ढके होंगे इसका अर्थ है कि बंद होंगे। वे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं, दूसरे शब्दों में लिखेंगे आप वे पुष्प जो आवृत होते हैं, जिनके परागकोश और वर्तिका दोनों आवृत होते हैं, ढके होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम अनुमील परागणी पुष्प कहते हैं। अब इनमें क्या कंडीशन बनती है? इसमें कंडीशन ये बनती है कि इनमें परागकोश और वर्तिका एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं और वे आवृत होते हैं। पुष्प में दोनों चीजें बंद होती हैं, परागकोश भी बंद होता है और वर्तिकाग्र भी बंद होता है। इसी कारण से इनमें स्वपरागण होता है और स्वपरागण का कारण यही है क्योंकि इसमें जो वर्तिकाग्र होती है उसको अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त ही नहीं होता। यानी वर्तिकाग्र को कभी अवसर ही नहीं मिलता कि वह किसी दूसरे पुष्प के परागकण को ग्रहण कर सके। क्यों नहीं अवसर मिलता? क्योंकि ये पुष्प सदैव बंद होते हैं, कभी खुले ही नहीं होते। और जब खुले ही नहीं होंगे तो उसमें दूसरे पुष्प के परागकण आकर गिर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वह आवरण से ढके हैं।
अब उनमें परागण होना होगा तो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटो पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा, क्योंकि उसी आवरण के भीतर परागकोश भी होगा, उसी आवरण के भीतर वर्तिकाग्र भी होगी। परागकोश से परागकण उसी वर्तिकाग्र में गिर जाएगा, बाहर से किसी परागकोश के वर्तिकाग्र के अंदर जाने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से किसी भी दशा में इसमें परपरागण संभव नहीं होगा, इसमें सदैव स्वपरागण होगा। कभी आपसे यह पूछा जाए कि उन्मील परागणी पुष्प और अनमूल परागणी पुष्प में अंतर बताइए, तो आप सीधे सीधे अंतर लिखेंगे। उन्मील परागणी पुष्प में लिखेंगे वे पुष्प जो अनावृत होते हैं, और सरल भाषा में लिखना होगा, लिखेंगे वे पुष्प जो सदैव खुले होते हैं। इसमें लिखेंगे अनमूल में वे पुष्प जो आवृत होते हैं, नहीं तो लिखेंगे वे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसमें दूसरा अंतर अनमूल में कि इन पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, अधिकतर संपर्क में नहीं होते हैं। और इसमें लिखेंगे कि परागकोश और वर्तिकाग्र हमेशा एक दूसरे के संपर्क में ही होते हैं। इसमें लिखेंगे कि इसमें परागण सामान्य पुष्पों की भांति स्व पर परागण दोनों होता है, लेकिन इसमें हमेशा लिखेंगे कि अनमोल परागणी पुष्प में कि इनमें हमेशा केवल स्वपरागण होगा, ऑटो पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इसके वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये आवृत होते हैं, सदैव बंद होते हैं। अब उसके बाद एक बात देखेंगे, उन्मील परागणी पुष्पों में बीज का निर्माण सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी अनिषेक फलन के दौरान बीज का निर्माण ही नहीं संभव होगा, परंतु उन्मील परागणी पुष्पों में सदैव बीज का निर्माण सुनिश्चित होता है, यानी सीड का फॉर्मेशन कंफर्म होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। उदाहरण में इसमें सामान्य पुष्पों के उदाहरण है, इसमें उदाहरण आपके बहुत पूछे जाते हैं। उसमें वायोला है, ऑक्सेलिक है, कंकवा है, जिसे कोमिलिना कहते हैं। आपके कभी नीट और AIPMT तक के एग्जाम्स में ये बात पूछी गई है कि उसमें निम्नलिखित में से कनकौवा किस प्रकार का पुष्प है? उन्मील परागणी, अनुमील परागणी, इस प्रकार के ऑप्शन देकर के पूछते हैं। और कभी कभी ज्यादातर पूछा जाता है निम्नलिखित में से उन्मील परागणी पुष्प है। ठीक, BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अनुमील परागणी पुष्प है, तो उसमें कनकौवा का ऑप्शन नहीं दिया था, उसने कोमोलिना का दिया था। इसी का दूसरा नाम है कोमेलिना। ठीक, 2009 के BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अनुमील परागणी पुष्प है, तो सब ऑप्शन चारों में से एक कोमेलिना था, कनकौवा नहीं था। तो उसमें कोमेलिना नहीं जो पढ़े थे तो कनकौवा खोज रहे थे। तो इस प्रकार से इसके दो नाम है, कनकौवा और कोमेलिना। यह अनुमील परागणी पुष्प के अंतर्गत आता है। कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृत्रिम परागण मनुष्य द्वारा कराया जाने वाला परागण है। परागण की दो विधियां हैं प्राकृतिक तौर से, एक विधि है स्वपरागण और एक विधि है परपरागण। लेकिन आर्टिफिशियली मेथड में, यानी कृत्रिम विधि में मनुष्य द्वारा जो परागण कराया जाता है उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण है क्या? मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से
मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से पुष्पों के परागकण को इच्छित वर्तिकाग्र में प्रवेश कराना कृत्रिम परागण कहलाता है। यानी मनुष्य द्वारा पुष्पों के परागकण को उसी जाति के वर्तिकाग्र में इच्छा अनुसार पहुंचाना, परागण कराना कृत्रिम परागण कहलाता है। आप जानते हैं इस बात को कि हमेशा परागण के लिए उसी जाति का पुष्प होना चाहिए, दूसरे जाति का पुष्प नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चने के परागकण को हम मटर के जायांग में वर्तिकाग्र में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें कृत्रिम परागण मनुष्य द्वारा कराया जाने वाला परागण है और इसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार परागकणों को वह पुष्प के वर्तिकाग्र में प्रवेश कराता है। कैसे कराता है उसकी विधि हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में वो क्या करता है? फर्स्ट स्टेप में वह है अपरिपक्व। अभी देखिएगा ध्यान से कि अपरिपक्व शब्द है, यहाँ पे पुष्प का अपरिपक्व पुंकेसर काट देता है। पुष्प के अपरिपक्व पुंकेसर को वह नष्ट कर देता है, पृथक कर देता है। अभी पुंकेसर अगर परिपक्व हो गया तो परागकण भी परिपक्व हो जाएगा और जब परागकण भी परिपक्व हो जाएगा तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तब उस पॉलिनेशन को रोक पाना संभव नहीं होगा। हम अपने इच्छा अनुसार पॉलिनेशन करा नहीं पाएंगे परागण और हम अपने इच्छा अनुसार लक्षणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अपरिपक्व पुंकेसर को पृथक कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहली मेथड है कृत्रिम परागण कराने की, पुंकेसर को पृथक करना। यानी वह पुंकेसर अपरिपक्व हो, ऐसा नहीं है कि मैच्योर हो जाए। अपरिपक्व पुंकेसर को सबसे पहले पुष्प से पृथक करें और पृथक करने के बाद क्या करते हैं? अब तो पृथक इसलिए कर दिया कि अब 100 परागण की संभावना समाप्त हो गई। जैसे एक पुष्प है, उसमें पुंकेसर भी है और जायांग भी है, ठीक है। पुमक भी है और जायांग, यानी पुंकेसर भी है और जायांग भी है। तो जब पुंकेसर और जायांग दोनों हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि इस पुष्प में 100 परागण हो सकता है। तो हम सबसे पहले 100 परागण रोकने के लिए अपरिपक्व पुंकेसर को काटकर अलग कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पुंकेसर परिपक्व हो जाएगा और परागण अपने आप हो जाएगा, तब हम कृत्रिम परागण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपरिपक्व पुंकेसर को काटकर पृथक कर देंगे। लेकिन अब दूसरी समस्या हमारे सामने क्या है? दूसरी समस्या हमारे सामने अब ये खड़ी होती है कि हमने मान लिया उस पुष्प के पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया, लेकिन उस पुष्प का जायांग भी बचा है और वर्तिकाग्र भी है। तो उसमें 100 परागण की संभावना भले समाप्त हो गई, लेकिन पर परागण हो सकता है। इसलिए हम दूसरी विधि इसमें अपनाते हैं, जायांग को ढकने का। जायांग को बटर पेपर से ढक देते हैं। यानी इसमें दूसरी विधि है, जायांग को बटर पेपर से हम ढक देते हैं ताकि इसमें पर परागण ना हो सके। और 100 परागण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने अपरिपक्व पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया। परिपक्व ही नहीं होगा तो 100 परागण की संभावना नहीं होगी। अब पर परागण ना हो इसलिए हमें क्या करना है? जायांग को बटर पेपर से ढक देना है। बटर पेपर एक छिद्रयुक्त पेपर होता है। ऐसे पेपर से ढक देंगे अगर हम ना कि बिना छिद्रयुक्त हो, तब तो उसमें और आवश्यक चीजें ऑक्सीजन आदि का प्रवाह बंद हो जाएगा तो जायांग नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम जायांग सुरक्षित भी रहे और उसे पर परागण से बचा भी लें, इसलिए हम जायांग
पॉलीथीन से ढक देते हैं। अगर बटर पेपर ना मिले तो छिद्रयुक्त पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह हो सके। अब हम तीसरे मेथड में क्या करते हैं, अब हम चिमटी की सहायता से पराग कण को उस जायांग में इच्छानुसार प्रवेश करा देते हैं। उस जायांग के वर्तिकाग्र में ले जाकर के प्रवेश करा देते हैं। जिस पुष्प के हमें पराग कण को ले आना है, अपने मनचाहे पुष्प के पराग कण को चिमटी की सहायता से जायांग में वर्तिकाग्र में प्रवेश करा देते हैं और कृत्रिम परागण हो जाता है। क्योंकि अब आपकी इच्छा अनुसार लक्षण वाला फल और बीज बनेगा, क्योंकि अपनी इच्छा से आपने चिमटी की सहायता से दूसरे पुष्प के परागकण को उस जायांग में डाल दें। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, बटर पेपर को हटाएंगे। बटर पेपर को धीरे से हटा करके, या जो आपने जो चीज लगाई है, पॉलीथीन युक्त झिल्ली लगाई है, वो छिद्रयुक्त पॉलीथीन लगाई है, तो उसको हटा करके उसमें आप परागकण को डाल दें। अपनी इच्छा से जो परागकण आप डालना चाहते हैं चिमटी की सहायता जब डाल देंगे, तो ऐसा नहीं है कि डालने के बाद बटर पेपर या छिद्रयुक्त झिल्ली हटा दें। नहीं, अभी नहीं हटेगी। खाली डालने के लिए हटाएंगे, उसके बाद पुनः उसे ढक देंगे। यानी आप कृत्रिम परागण जब करा लेंगे तो उसके बाद फिर उसको तुरंत ढक देंगे, और जब तक ढक देंगे जब तक निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हो जाता। यानी निषेचन के पश्चात जब उसमें परिवर्तन होते हैं, जब तक वो परिवर्तन नहीं हो जाते तब तक आपको उसको ढके ही रखना है। ऐसा इसलिए करना है कि हो सकता है कि आपने बटर पेपर को हटा करके उसमें परागकण डाला, उसके बाद बटर पेपर हटा ही दिया, तो हो सकता है बाद में परागण हो जाए, दूसरा कोई परागकण आ जाए। तो इसीलिए कृत्रिम परागण वहां कराने के पश्चात फिर से उसे बटर पेपर से ढक देते हैं। इस प्रकार से आपको इच्छा अनुसार लक्षण वाले फल व बीज प्राप्त हो जाते हैं। इससे फायदा क्या है आपको, कृत्रिम परागण की वजह से ही मेंडल ने अपने प्रयोग में सिद्धि प्राप्त की थी। मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग में प्रभाविता के नियम में, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस में, कृत्रिम परागण ही कराया था। क्योंकि मटर का पौधा पर परागण तो नहीं कर सकता, लेकिन स्वपरागण करने वाला पुष्प होता है मटर का। इसीलिए उसमें अगर स्वपरागण हो जाता तो उस आगे आने वाले इच्छानुसार लक्षणों को मेंडल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसी बात को अपनाया जो आज हमने जो विधि बताई है। उन्होंने यही काम किया था कि मटर के सबसे पहले अपरिपक्व पुंकेसर को हटा दिया था, फिर जायांग को बटर पेपर से ढक दिया था। उसके बाद फिर क्या किया था कि जो लंबे पौधे के परागकण है उसे बौने पौधे के पुष्प में ले जाके डाल दिया था और कृत्रिम परागण करा दिया था। इससे उन्हें इच्छा अनुसार लक्षण जो चाहिए था वो प्राप्त हुआ था। यानी कृत्रिम परागण का सर्वप्रथम प्रयोग मेंडल ने अपने प्रयोग मानसिकता के प्रयोग के दौरान ही किया था। अब देखिए इससे फायदा क्या है, कृत्रिम परागण से नए नए किस्म के लक्षण वाले पौधे विकसित किए जाते हैं। कृत्रिम परागण से उच्च कोटि की उत्पादकता प्राप्त की जाती है फलों की और बीजों की। कृत्रिम परागण से अधिक उत्पादन होने के साथ साथ कीट प्रतिरोधी और रोग प्रतिरोधी अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। रोग प्रतिरोधी प्रजातियां तैयार किए जाती हैं। इसे ट्रांसजेनिक प्लांट कृत्रिम परागण से ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में जो हरित क्रांति और पूरे विश्व में जो हरित क्रांति हुई, जिसे गेहूं क्रांति कहा जाता है, जिसमें गेहूं का अत्यधिक उत्पादन किया गया और भारत समेत सभी बहुत सारे देश गेहूं
के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाए, वह कृत्रिम परागण की ही वजह से संभव हुआ। भारत में हरित क्रांति कृत्रिम परागण और विश्व में भी हरित क्रांति कृत्रिम परागण के ही जरिए उत्पन्न हुई। आपको पता होगा कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व स्तर पर? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इस प्रकार से कृत्रिम परागण होता है। अब हम कल बोरा वस्त्रावरण यानी बैगिंग तकनीक के बारे में आपको बताएंगे, जो कृत्रिम परागण से ही जुड़ी हुई तकनीक है। तब तक के लिए थैंक यू।